वेलकम बैक। दिस इज़ द प्लेटफॉर्म ऑफ एसपी स्मार्ट हाइब्रिड कॉम्पिटेटिव स्कूलिंग सिस्टम। बच्चे, आज हम लोग क्लास 12th बायोलॉजी का चैप्टर 12 उसका पार्ट 3 देखेंगे, जिसमें आज हम लोग देखेंगे कंपोनेंट ऑफ इकोसिस्टम। पहले 12.1 में हमने देखा है स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ इकोसिस्टम, और अब हम देखेंगे कंपोनेंट ऑफ इकोसिस्टम, जिसमें हम प्रोडक्टिविटी, एनर्जी फ्लो, डिकम्पोजिशन और न्यूट्रिएंट साइक्लिंग को एक एक करके डिस्कस करेंगे। जैसे इस पार्ट में, आज पार्ट 3 में हम लोग क्या डिस्कस करने वाले हैं, इस चैप्टर 12 के पार्ट 3 में फर्स्ट कंपोनेंट ऑफ इकोसिस्टम दैट इज़ प्रोडक्टिविटी। क्या होता है बच्चे प्रोडक्टिविटी? देखिए, जैसे इस किसी एक पार्टिकुलर एरिया में कुछ प्लांट्स हैं, ठीक है बच्चे, और इन प्लांट का कितना बायोमास है और कितने टाइम में इन प्लांट्स ने अपना ये पर्टिकुलर बायोमास अटेन किया है विद द हेल्प ऑफ सनलाइट। छोड़ो, ऐसे भी नहीं, ऐसे देखते हैं। अ कॉन्स्टेंट इनपुट ऑफ सोलर एनर्जी इज द बेसिक रिक्वायरमेंट फॉर एनी इकोसिस्टम टू फंक्शन एंड सस्टेन। कोई भी इकोसिस्टम है ना, कोई भी इकोसिस्टम है, उसके नॉर्मल फंक्शन और सस्टेन के लिए एक बेसिक रिक्वायरमेंट है, जिसको हम क्या कहते हैं, सोलर एनर्जी, जो एक कांस्टेंट इनपुट है। ठीक है, तो अल्टीमेट सोर्स ऑफ एनर्जी क्या है बच्चे? सन। ठीक, अब हम बात करते हैं जो प्राइमरी प्रोडक्शन इज डिफाइंड एज द अमाउंट ऑफ बायोमास और ऑर्गेनिक मैटर, है ना, प्रोड्यूस्ड पर यूनिट एरिया ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम्स बाय प्लांट बाय द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस, उसको हम कहते हैं प्रोडक्टिविटी। ठीक है बच्चे, अगर हम यूनिट ऑफ प्रोडक्टिविटी को एक्सप्रेस करते हैं इन द फॉर्म ऑफ वेट, तो उसको हम ग्राम स्क्वायर कहेंगे -2, या एनर्जी में अगर यूनिट ऑफ प्रोडक्टिविटी को एक्सप्रेस करेंगे तो कैलोरी मीटर स्क्वायर बोलेंगे। समझ आया बच्चे? ठीक है, तो ये पॉइंट आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है इसका, ठीक है, कि प्रोडक्टिविटी की क्या डेफिनेशन है। तो प्रोडक्टिविटी सिंपल है बच्चे कि एक अमाउंट ऑफ बायोमास प्रोड्यूस्ड पर यूनिट एरिया ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम बाय प्लांट ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस, दैट इज कॉल्ड प्रोडक्टिविटी। उसको हम क्या बोलेंगे? प्रोडक्टिविटी। ठीक है, अब देखिए, अब जैसे हम लोग यहाँ पे बात करते हैं बच्चे, द रेट ऑफ बायोमास प्रोडक्शन इज कॉल्ड प्रोडक्टिविटी। यही चीज़ तो हम देख रहे थे, कितने टाइम में कितना बायोमास प्रोड्यूस हुआ, उसी को तो प्रोडक्टिविटी बोलेंगे। अब इसको हम एक्सप्रेस करते हैं इन टर्म ऑफ दिस, या ऐसे करके, टू कंपेयर द प्रोडक्टिविटी आर डिफरेंट इकोसिस्टम। जो प्रोडक्टिविटी है वो जब हम कंपेयर करते हैं डिफरेंट इकोसिस्टम में, तो तब हम ऐसे उसका एनर्जी और क्या देखते हैं, तो फिर हम प्रोडक्टिविटी को कैसे देखते हैं बच्चे? एक बायोमास में, ठीक है, एक उसका बायोमास एंड वेट। ठीक है, जब भी हम डिफरेंट इकोसिस्टम की प्रोडक्टिविटी को कंपेयर करते हैं ना, है ना, तो यूनिट ऑफ प्रोडक्टिविटी हम लिखते हैं, ठीक है, एक एनर्जी के लिए और दूसरा वेट के लिए। ठीक है, इट कैन बी डिवाइडेड इनटू, हम क्या करते हैं बच्चे, प्रोडक्टिविटी को डिवाइड कर देते हैं। जैसे प्राइमरी प्रोडक्टिविटी को ग्रॉस प्राइमरी प्रोडक्टिविटी और नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी में डिवाइड कर देते हैं। जो ग्रॉस प्राइमरी प्रोडक्टिविटी होती है बच्चे, वो क्या है? टोटल एनर्जी है। एक पार्टिकुलर एरिया में कितने टाइम से जितना भी बायोमास प्रोड्यूस हुआ उसको हम टोटल एनर्जी बोल सकते हैं, या बायोमास, फूड या ऑर्गेनिक मैटर प्रोड्यूस्ड बाय प्लांट बाय फोटोसिंथेसिस। ठीक है बच्चे, उसको हम क्या बोलेंगे? ग्रॉस प्राइमरी प्रोडक्टिविटी, मतलब टोटल एनर्जी। वो क्या आ गया हमारा? ग्रॉस प्राइमरी प्रोडक्टिविटी। अब नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी क्या होता है बच्चे? नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी होता है जब हम ग्रॉस प्राइमरी प्रोडक्टिविटी में से क्या निकाल देते हैं? एनर्जी यूटिलाइज्ड इन रिस्पिरेशन, मतलब रिस्पिरेटरी लॉसेस को निकाल देते हैं। मतलब जिस प्लांट ने जो बायोमास अटेन किया है, उस बायोमास को अटेन करने के लिए जो उसने एनर्जी को खर्च किया है, उसको निकालने के बाद जो एनर्जी बची है ना बच्चे, तो उसको हम क्या बोलते हैं? नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी। मतलब ग्रॉस में से रिस्पिरेटरी लॉसेस निकाल दो, आपका नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी निकल के आएगा। ठीक है, तो यहाँ के क्या बोल रहा है कि ग्रॉस प्राइमरी प्रोडक्टिविटी एंड नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी। ग्रॉस प्राइमरी प्रोडक्टिविटी ऑफ इकोसिस्टम इज द रेट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ ऑर्गेनिक मैटर ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस। ठीक है बच्चे, ए कंसिडरेबल अमाउंट ऑफ ग्रॉस प्राइमरी प्रोडक्टिविटी इज यूटिलाइज्ड बाय प्लांट इन रिस्पिरेशन। तो अब बताओ, ग्रॉस प्राइमरी प्रोडक्टिविटी से हम माइनस कर देंगे रिस्पिरेशन लॉसेस, तो हमारी क्या निकल के आएगी? नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी, मतलब GPP माइनस R इक्वल टू NPP। ठीक है बेटा, ये समझ में आ गया। ये था हमारा प्रोडक्टिविटी। अब इसमें हम
नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी को क्या बोलते हैं? अवेलेबल बायोमास ऑफ द कंजम्पशन, मतलब हमारे पास वो प्रोडक्टिविटी है प्रोड्यूसर की जिसको कंप्लीट कंज्यूम कर सकता है कौन? कंज्यूमर। जो कंज्यूमर के लिए अवेलेबल बायोमास होता है ना, उसको हम नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी कहते हैं। जैसे हर्बीवोर, डिकम्पोजर जिसके ऊपर फीड करें। सेकेंडरी प्रोडक्टिविटी इज डिफाइंड एज द रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ न्यू ऑर्गेनिक मैटर बाय कंज्यूमर। तो सेम प्रोसेस आगे नेक्स्ट टॉपिक लेवल पे चलेगा। जैसे हम यहाँ पे बोल रहे हैं कि प्रोड्यूसर जो है, प्रोड्यूसर के पास ग्रास प्राइमरी प्रोडक्टिविटी मतलब टोटल एनर्जी है, तो क्या ये हेटेरोट्रॉप्स को पूरी एनर्जी सेंड कर देगा? नहीं, उसमें से ग्रॉस प्राइमरी प्रोडक्टिविटी में से रिस्पिरेटरी लॉस माइनस करोगे तो हेटेरोट्रॉप्स के पास कौन सी एनर्जी जाएगी? नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी जाएगी। ठीक है, अब हम लोग यहाँ पे देखते हैं प्राइमरी प्रोडक्टिविटी डिपेंड ऑन द प्लांट स्पीशीज इनहिबिटिंग पार्टिकुलर एरिया। जो प्राइमरी प्रोडक्टिविटी होती है वो किस पे डिपेंड करती है? प्लांट की स्पीशीज पे। जहाँ पे ग्रो करेंगे ज़्यादा वहाँ पे प्रोडक्टिविटी होगी, जहाँ पर नहीं ग्रो करेंगे वहाँ पर क्या हो जाएगा? प्रोडक्टिविटी डिक्रीज हो जाएगी। जैसे डेजर्ट्स पे प्रोडक्टिविटी कम होती है तो वहाँ पे प्लांट स्पीशीज कम होती है, ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट में प्रोडक्टिविटी ज़्यादा होती है। ठीक है, तो इसी को बोलते हैं इनहिबिटिंग पार्टिकुलर एरिया। इट ऑल्सो डिपेंड ऑन द वैरायटी ऑफ इन्वायरमेंटल फैक्टर। प्रोडक्टिविटी और भी बहुत सारे इन्वायरमेंटल फैक्टर पे डिपेंड करती है। जैसे अगर इन्वायरमेंट में न्यूट्रिएंट होगा, न्यूट्रिएंट अवेलेबल होगा, या फोटोसिंथेटिक कैपेसिटी प्लांट की अच्छी होगी, है ना। जैसे लैंड पे हम लोग देखते हैं सनलाइट होती है जिसकी वजह से लैंड की प्रोडक्टिविटी ज़्यादा होती है, ओशन की कम होती है क्योंकि ओशन में सनलाइट पेनिट्रेट नहीं कर पाती है। ठीक है, तो ऐसे हम एक एग्जांपल समझ लेते हैं। इट वेरीज इन डिफरेंट टाइप ऑफ इकोसिस्टम, है ना। जो प्रोडक्टिविटी होती है वो डिफरेंट टाइप के इकोसिस्टम पे वेरी कर जाती है। जैसे एक्वेटिक इकोसिस्टम, टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम, इन पे प्रोडक्टिविटी वेरी कर जाती है क्योंकि अल्टीमेट सोर्स है एनर्जी का सन। तो सन जहाँ पे पेनिट्रेट नहीं कर पाएगा तो इसका मतलब क्या हो जाएगा? वहाँ पर प्रोडक्टिविटी कम हो सकती है। एक एग्जांपल से समझाया है। एनुअल नेट प्रोडक्टिविटी ऑफ द होल बायोस्फीयर इज अप्रॉक्सीमेटली, पूरे बायोस्फीयर में जहाँ भी लिविंग ऑर्गेनिज्म पाए जाते हैं टोटल कितनी है? 170 बिलियन टन ड्राई वेट में है ऑफ ऑर्गेनिक मैटर। ऑफ दिस डिस्पाइट, मतलब इसमें से ऑक्यूपाई अबाउट 70% ऑफ द सरफेस। तो जो पानी से बाहर प्रोडक्टिविटी है वो कितनी है? 70% है। प्रोडक्टिविटी ऑफ द ओशंस आर ओनली अबाउट 55 मिलियन टन, रेस्ट ऑफ कोर्स ऑन लैंड। तो इसका मतलब 170 में से 50% जो है, 170 टन में से 50 टन जो है वो आपके पानी में, ओशंस में प्रोडक्टिविटी है। तो रेस्ट 115 जो है वो बिलियन टन प्रोडक्टिविटी आपकी लैंड पे। तो हाई प्रोडक्टिविटी कहाँ होगी? टेरेस्ट्रियल पे होगी, है ना। और पानी में क्या होगी? लिमिटिंग प्रोडक्टिविटी। ठीक है बच्चे, तो रेस्ट ऑफ कोर्स दिस बोल रहा है कि डिस्कस द मेन रीज़न ऑफ द लो प्रोडक्टिविटी ऑफ ओशन विद योर टीचर। तो बोल रहा है कि ये क्यों, ऐसा क्यों है कि लैंड पे ज़्यादा प्रोडक्टिविटी और ओशन में कम, ये अपने टीचर से आप डिस्कस करिए। तो मैंने आपको यहाँ पे बताना है कि हाई प्रोडक्टिविटी टेरेस्ट्रियल पे इसलिए होती है क्योंकि वहाँ पर मोर फोटोसिंथेसिस होती है और ज़्यादा अमाउंट में नाइट्रोजन होती है और हाई लाइट इंटेंसिटी होती है अर्थ पे। ठीक, जहाँ पर लो प्रोडक्टिविटी इक्वेटिक में रीज़न ये होता है कि क्योंकि वहाँ पर पानी के अंदर लाइट पेनिट्रेट ज़्यादा डेप्थ में नहीं पेनिट्रेट हो पाती है लाइट, जिसकी वजह से लाइट एक अल्टीमेट सोर्स है एनर्जी का, जिसकी वजह से लाइट ना जाने से उसकी प्रोडक्टिविटी ओशन की कम हो जाती है। ठीक है बेटा, 13 पैराग्राफ हो गया सबका। अब हमारा ये प्रोडक्टिविटी वाला कंप्लीट हो गया। फर्स्ट कंपोनेंट हमने क्लियर कर लिया है बच्चे। ठीक है, अब हम लोग इकोसिस्टम का सेकंड कंपोनेंट देख रहे हैं, दैट इज़ डिकम्पोजिशन। तो डिकम्पोजिशन में क्या होता है बच्चे, पहले मैं आप लोगों को समझा देता हूँ डिकम्पोजिशन होता क्या है। इट मे बी हर्ड द अर्थवॉर्म बीइंग रेफर टू एज अ फार्मर फ्रेंड। तो अर्थवॉर्म को बोला जाता है, ये एक फार्मर फ्रेंड होता है, ये भी सॉइल की फर्टिलिटी को इंक्रीज करने में हेल्प करता है। दिस इज सो बिकॉज दे हेल्प इन द ब्रेक डाउन ऑफ कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक मैटर एज वेल एज लूजनिंग ऑफ द सॉइल। ठीक है, बिल्कुल सिमिलरली डिकम्पोजर की तरह, जैसे डिकम्पोजर ब्रेक डाउन करते हैं कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक मैटर को इनटू इनऑर्गेनिक सबस्टेंस लाइक CO2, वाटर, न्यूट्रिएंट एंड प्रोड्यूस एंड प्रोसेस इज कॉल्ड डिकम्पोजिशन। तो ऐसे ही जो अर्थवॉर्म होता है बच्चे, ये भी क्या करता है, सॉइल को थोड़ा लूज कर देगा। ठीक है, और जैसे बैक्टीरिया और फंजाई क्या करते हैं, डेड डीके को डिकम्पोज करते हैं, तो वैसे ही ये जैसे उनको डिकम्पोजर बोला जाता है बैक्टीरिया और फंजाई को, और इसको क्या बोला जाता है, डेट्रीवोर बोला जाता है, जो डेट्राइटस पे एक्ट करता है। तो अभी हम लोग देखते हैं, अभी हम लोग यहाँ पर देखते हैं ये लाइफ साइकिल ऑफ
डिकम्पोजिशन। सबसे पहले आप देखिए ये सॉइल लेयर है जिसको एनसीईआरटी हॉरिजन कहती है। कितनी लेयर हैं, 1 2 3 4 लेयर्स हैं। इनके टॉप पे क्या है, एक लार्ज फ्रेगमेंट है ना। ये डेड प्लांट्स एंड एनिमल है जिसको हम डेट्राइटस भी बोल सकते हैं। अब इस डेट्राइटस को अर्थवर्म जिसको हम डेट्रीवोर कहते हैं वो लार्ज फ्रेगमेंट से स्मॉलर फ्रेगमेंट में कन्वर्ट कर देगा। ये स्मॉलर फ्रेगमेंट अर्थ के टॉप पे आगे बचे, ठीक है। तो लार्जर फ्रेगमेंट्स पे स्मॉलर फ्रेगमेंट बनाना विद द हेल्प ऑफ डेट्रीवोर दैट इज अर्थवर्म, इस प्रोसेस को हम क्या बोलेंगे, फ्रेगमेंटेशन ऑफ डेट्राइटस बोलेंगे, ठीक है बच्चे। अब क्या हुआ बच्चे, ये जो फ्रेगमेंट हैं, ये स्मॉलर फ्रेगमेंट जो है बच्चे, अब इन स्मॉलर फ्रेगमेंट से कुछ इनऑर्गेनिक वाटर सॉल्युबल पार्ट जो है CO2 और H2O, ये अर्थ के बिल्कुल डीप इन द बॉटम ऑफ सॉइल पे जाके क्या हो जाएंगे, एक्यूमुलेट हो जाएंगे इन द फॉर्म ऑफ साल्ट, ठीक है। तो जैसे ही यहाँ पे एक्यूमुलेट हो जाते हैं तो ये जो आपके स्मॉलर फ्रेगमेंट हैं, ये जो स्मॉलर फ्रेगमेंट हैं, इनके ऊपर, इन स्मॉलर फ्रेगमेंट के ऊपर कौन एक्ट करना शुरू कर देता है, इनके ऊपर एक्ट करेगा बच्चे आपका डिकम्पोजर, है ना, जिसको हम बैक्टीरिया और फंजाई कहते हैं। तो बैक्टीरिया और फंजाई क्या करते हैं, कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक कंपाउंड को कन्वर्ट कर देते हैं सिंपल ऑर्गेनिक कंपाउंड में, ठीक है बच्चे। तो अब कैसे, जैसे स्मॉल फ्रेगमेंट पे ये जो बैक्टीरिया है, देखो ये जो बैक्टीरिया और फंजाई हैं, ये क्या करेंगे, इस स्मॉल फ्रेगमेंट का ब्रेक डाउन करेंगे, ठीक है, जिसको हम कैटाबॉलिज्म बोलेंगे। तो कैटाबॉलिज्म क्या है, कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक कंपाउंड को सिंपल ऑर्गेनिक कंपाउंड में कन्वर्ट करना, दैट इज कैटाबॉलिज्म या ब्रेक डाउन, थर्ड प्रोसेस ऑफ डिकम्पोजिशन विद द हेल्प ऑफ डिकम्पोजर दैट इज बैक्टीरिया एंड फंजाई। तो अब ये जो कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक कंपाउंड है इसको हम दो पार्ट में डिवाइड कर देते हैं, एक सिंपल ऑर्गेनिक कंपाउंड 1 और सिंपल ऑर्गेनिक कंपाउंड 2, ठीक है बच्चे, ठीक। तो अब हमारे पास क्या हो रहा है कि ये जो सिंपल ऑर्गेनिक कंपाउंड जो है ना बच्चे, ये इन डिकम्पोजर की हेल्प से एकदम से सिंपल इनऑर्गेनिक कंपाउंड बना लेगा। इस प्रोसेस को हम मिनरलाइजेशन बोलेंगे, क्या बोलेंगे बच्चे, मिनरलाइजेशन। बट इसी कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक कंपाउंड का सिंपल ऑर्गेनिक कंपाउंड जो बनाया था 2, किसने, डिकम्पोजर ने। अब ये सिंपल ऑर्गेनिक कंपाउंड सिंपल इनऑर्गेनिक कंपाउंड में कन्वर्ट होने के लिए एक स्टेज आ जाती है जिसको हम ह्यूमस कहते हैं, है ना, डार्क ह्यूमस, है ना, एमॉर्फस सॉलिड एक लेयर आ जाती है जिसको हम ह्यूमस कहते हैं। ये जो ह्यूमस है बेटा, ये जो ह्यूमस है, तो इस ह्यूमस पे क्या होते हैं कि डिकम्पोजर क्या कर जाते हैं, रेजिस्ट कर जाते हैं, ठीक है। डिकम्पोजर इस सिंपल ऑर्गेनिक कंपाउंड को सिंपल इनऑर्गेनिक कंपाउंड में बहुत लेट कन्वर्ट करते हैं, ठीक है, बहुत लेट। तो इसको हम बोलते हैं ह्यूमिफिकेशंस। तो ह्यूमिफिकेशंस में क्या होता है कि डिकम्पोजिशन बहुत लेट हो जाती है। हालांकि एकदम से मिनरलाइजेशन क्या है, मतलब डिकम्पोजर की हेल्प से एकदम से कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक कंपाउंड ने सिंपल ऑर्गेनिक कंपाउंड बनाया और सिंपल ऑर्गेनिक कंपाउंड को सिंपल इनऑर्गेनिक कंपाउंड में कन्वर्ट कर दिया, इसको मिनरलाइजेशन। बट ह्यूमिफिकेशन का मतलब होता है कि सिंपल ऑर्गेनिक कंपाउंड में एक और स्टेज आ गई जिसको हम ह्यूमस कहते हैं, और ह्यूमस वाली स्टेज जो होती है उसको हम ह्यूमिफिकेशन कहते हैं। ह्यूमिफिकेशन जो होती है वो डिकम्पोजिशन को डिले कर देती है, डिकम्पोजिशन लेट हो जाती है इसकी कंडीशंस में, ठीक है। तो ये इनडायरेक्ट डिकम्पो होता, इसने भी बनाना क्या है, सिंपल इनऑर्गेनिक कंपाउंड ही बनाना, बट ये बनाएगा थोड़ा लेट। तो इसीलिए हम क्या बोलते हैं, माइक्रोब रेजिस्टेंट बोला जाता है, ह्यूमिफिकेशन को माइक्रोब रेजिस्टेंट बोला जाता है। देखो ज़रा हम इसको जब पढ़ेंगे, देखना बेटा, जैसे हमारे पास यहाँ से स्टार्ट होता है, डेड प्लांट्स रिमेन सच लीव्स, बार्क, फ्लावर, डेड रिमेन ऑफ द एनिमल्स इंक्लूडिंग फिकल मैटर, है ना, वेस्ट, इन सब को मिला के हम क्या बोलेंगे, डेट्राइटस। ये जो डेट्राइटस हैं ये रॉ मटेरियल है किसका, डिकम्पोजिशन का। इंपॉर्टेंट स्टेप डिकम्पोजिशन का पहला, फ्रेगमेंटेशन, लीचिंग, कैटाबॉलिज्म, ह्यूमिफिकेशन और मिनरलाइजेशन। अब पहले हम देखते हैं फ्रेगमेंटेशन क्या होता है। सबसे पहले देखो बच्चे, जो डेट्रीवोर्स है, मतलब अर्थवर्म जो है वो ब्रेक डाउन करेंगे डेट्राइटस, मतलब डेड डीके ऑर्गेनिक मैटर प्लांट्स और एनिमल, इनटू स्मॉलर पार्टिकल। लार्जर फ्रेगमेंट किस में कन्वर्ट करेगा अर्थवर्म, स्मॉलर पार्टिकल में। दिस प्रोसेस इज कॉल्ड फ्रेगमेंटेशन बाय द प्रोसेस ऑफ लीचिंग। अब इसमें क्या स्टार्ट हो जाएगा, फ्रेगमेंटेशन के बाद लीचिंग। वाटर सॉल्युबल इनऑर्गेनिक न्यूट्रिएंट जो है वो नीचे सॉइल की लेयर में सबसे बॉटम पे जाके सेटल डाउन हो जाएंगे, गेट प्रेसिपिटेटेड एज द अनअवेलेबल साल्ट। तो ये किस में कन्वर्ट हो जाएंगे, वहाँ पर साल्ट की फॉर्म में, जो साल्ट यूज़ नहीं होता बट साल्ट की फॉर्म में स्टोर हो जाएंगे। दिस प्रोसेस इज कॉल्ड, साल्ट की फॉर्म में स्टोर हो जाएंगे, ठीक। अब हम देखते हैं बच्चे इसके बाद क्या हुआ, इसके बाद क्या हुआ, साल्ट तो बेस में डिपॉजिट हो गया।
अब उस स्मॉल फ्रेगमेंट का क्या होगा, उस पे आएंगे बैक्टीरियल और फंजाई, वो इंजाइम रिलीज करेंगे, उन स्मॉलर इनऑर्गेनिक सबस्टेंस में उसको कन्वर्ट करेंगे। ठीक है, तो मतलब बैक्टीरिया और फंजाई ये डिकम्पोजर क्या करेंगे, इस स्मॉलर फ्रेगमेंट पे इसको इनऑर्गेनिक सबस्टेंस में कन्वर्ट कर देंगे। सिंपलर, दिस प्रोसेस इज कॉल्ड कैटाबॉलिज्म। इसको क्या बोलेंगे, कैटाबॉलिज्म। इट इज इंपॉर्टेंट टू नोट दैट ऑल अबव स्टेप डिकम्पोजिशन ऑपरेट साइमल्टेनियसली ऑन द डेट्रीपोरस। देखो जरा इधर कैसे, सिंपल कॉन्सेप्ट है यहाँ पर, ह्यूमिफिकेशन और मिनरलाइजेशन। मानो कि जो occur during decomposition in the soil. Humification lead to the accumulation of dark colored amorphous substance called humus. Humification में क्या होता है, ह्यूमस स्टोर हो जाता है, दैट्स हाईली रेजिस्टेंट टू माइक्रोबियल एक्शन। तो ये माइक्रोबियल के रेजिस्टेंट है, मतलब डिकम्पोजिशन नहीं होने देता है। एंड अंडरगो डिकम्पोजिशन इज एक्सट्रीमली स्लो रेट, तो डिकम्पोजिशन के रेट को ह्यूमस जो होता है वो स्लो कर देता है। बीइंग कोलाइडल इन नेचर इट सर्व एज अ रिजर्वर ऑफ न्यूट्रिएंट, तो इसको हम न्यूट्रिएंट रिजर्वर बोलते हैं, ये न्यूट्रिएंट के फ्लो को रोक देता है। समझ आई, जितना जल्दी ऑर्गेनिक से इनऑर्गेनिक कन्वर्ट हो जाए तो उतना ही जल्दी सिमुलेट कर लेगा प्लांट, तो जो जितना डिले करेगा तो उसको रिजर्वर ऑफ न्यूट्रिएंट बोलेंगे बच्चे। द ह्यूमस इज फर्दर डिग्रेडेड बाय सम माइक्रोब्स एंड रिलीज ऑफ इनऑर्गेनिक न्यूट्रिएंट अकर बाय द प्रोसेस ऑफ मिनरलाइजेशन। ठीक है, तो जो ऑर्गेनिक मैटर एकदम से इनऑर्गेनिक में कन्वर्ट हो जाएगा तो वो एसिमुलेट हो जाएगा, उस प्रोसेस को हम लोग मिनरलाइजेशन बोलेंगे। मतलब ह्यूमस क्या है, सिंपल ऑर्गेनिक कंपाउंड है, नॉट डायरेक्ट कन्वर्ट इनटू इनऑर्गेनिक कंपाउंड बाय बैक्टीरिया। ह्यूमस इज रेजिस्टेंट माइक्रोबियल ग्रोथ, लीड टू स्लो डिकम्पोजिशन। ठीक है बच्चे, ठीक है। अब देखो, डिकम्पोजिशन इज लार्जली इन ऑक्सीजन रिक्वायरिंग प्रोसेस। डिकम्पोजिशन के लिए ऑक्सीजन रिक्वायर्ड होती है। द रेट ऑफ डिकम्पोजिशन इज कंट्रीब्यूटेड बाय केमिकल कंपोजिशन ऑफ डेट्राइटस एंड केमिकल फैक्टर। देखो अब बोल रहा है कि रेट ऑफ डिकम्पोजिशन जो है ना वो दो चीज़ों पे डिपेंड करेगा, एक केमिकल कंपोजिशन और दूसरा केमिकल कंपोजिशन ऑफ डेट्राइटस। जो डेट्राइटस है हमारा, है ना, डेड डिके ऑर्गेनिक मैटर, उसकी क्या केमिकल कंपोजिशन है, और दूसरा क्लाइमेटिक फैक्टर जो है उन पे डिपेंड करेगा हमारा रेट ऑफ डिकम्पोजिशन। बोल रहा है कि अगर पर्टिकुलर क्लाइमेटिक कंडीशन में डिकम्पोजिशन रेट स्लो होती है तो इसका मतलब डेट्राइटस के अंदर क्या है, लेग्निन और काइटिन्स, और अगर जल्दी होता है तो इसका मतलब डेट्राइटस के अंदर नाइट्रोजन और वाटर सॉल्युबल सब्सटेंस लाइक शुगर है, तो वो डिकम्पोजिशन के रेट को फास्ट करेगी। तो मतलब डिकम्पोजिशन डिपेंड करती है ना बच्चे, रेट ऑफ डिकम्पोजिशन डिपेंड करेगी केमिकल कंपोजिशन ऑफ डेट्राइटस एंड क्लाइमेटिक फैक्टर। ठीक है, फिर उसके बाद हमारे पास आता है, बोल रहा है कि टेम्परेचर एंड सॉइल मॉइस्चर आर मोस्ट इंपॉर्टेंट क्लाइमेटिक फैक्टर। टेम्परेचर और सॉइल मॉइस्चर जो है ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्लाइमेटिक फैक्टर। किस चीज़ के लिए, रेगुलेट द डिकम्पोजिशन थ्रू दियर इफेक्ट ऑन द एक्टिविटी ऑफ सॉइल माइक्रोब्स। सॉइल के माइक्रोब, सॉइल के अंदर जो माइक्रोब्स हैं उनकी एक्टिविटीज़ के लिए बहुत ज़्यादा मैटर करता है टेम्परेचर और सॉइल मॉइस्चर, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्लाइमेटिक फैक्टर है जो डिकम्पोजिशन के रेट को डिसाइड करता है। वार्म एंड मॉइस्ट इन्वायरमेंट फेवर करेगा डिकम्पोजिशन, वेयर लो टेम्परेचर एंड एनारोबियोसिस मतलब लेस ऑक्सीजन, ये रोक देगी डिकम्पोजिशन, रिजल्टिंग इन बिल्ड अप ऑफ ऑर्गेनिक मटेरियल, जो बिल्कुल अच्छा नहीं, हमारे घर के बाहर जितना भी वेस्ट इकट्ठा होता जाए वो अच्छा नहीं होता है। तो ये सब कब होता है, जब टेम्परेचर लो हो जाता है तो वेस्ट ज़्यादा हो जाता है। ठीक है, ठीक है बेटा, तो आपको याद रखना है फल्चम करके, FLCHM। फल्चम क्या है, ये पूरा डिकम्पोजिशन का प्रोसेस है। फ्रेगमेंटेशन, F से फ्रेगमेंटेशन, L से लीचिंग, C से कैटाबॉलिज्म, H से ह्यूमिफिकेशन और M से मिनरलाइजेशन। ठीक है बच्चे, दिस इज ऑल अबाउट योर टू कंपोनेंट ऑफ इकोसिस्टम, वन इज अ प्रोडक्टिविटी एंड अदर इज अ विच वन, डिकम्पोजिशन। नेक्स्ट वन हम लोग डिस्कस करेंगे एनर्जी फ्लो इन द नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू, गॉड ब्लेस यू ऑल।